हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है वो बेसिकली नर्सिंग से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर हम जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप can be administered to a patient in emergency when his blood group is not known। कि ऐसी कंडीशन है, कोई पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, हमें उसका ब्लड ग्रुप है वो नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन है O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव एंड AB पॉजिटिव। तो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि कभी भी हम ब्लड एडमिनिस्टर करने से पहले ब्लड ग्रुप है वो चेक करते हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी कंडीशन है, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो पेशेंट है उसका वैसे ही काफ़ी ब्लड लॉस है वो हो गया है, तो हमें में ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ब्लड एडमिनिस्टर करना है तो वो हम करेंगे O नेगेटिव ब्लड। ठीक है, क्योंकि जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। कैसा ब्लड है? यूनिवर्सल डोनर। कि कोई भी पेशेंट है, अगर हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं भी पता है तो भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्स पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द क्रेनियल नर्व। कि एक डिसऑर्डर होता है जो कि बेल्स पाल्सी के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसके अंदर क्या कुछ भी चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से देखा जाता है। ऑप्शंस हैं 9th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व एंड 3rd क्रेनियल नर्व। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि कौन सी जो फेशियल नर्व होती है उसके अंदर अगर क्या है कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाल्स पाल्सी डिसऑर्डर है वो हो जाता है। होता क्या है बाल पाल्सी डिसऑर्डर में, जो क्या कोई पेशेंट है उसका जो चेहरा है, जो माउथ है उसकी ड्रॉपिंग हो जाती है। जैसा इमेज में दिखाया है कि जो उसका चेहरा है, जो उसके मुंह है वो टेढ़ा दिखाई देगा, और जो उसकी उस तरफ वाली आईलिड होती है वो बेसिकली क्या होता है कि उसकी इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड्स होती है। तो जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है? इट इज 7th नंबर क्रेनियल नर्व। होती कितनी है क्रेनियल नर्व? 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसमें अगर 7वीं जो क्रेनियल नर्व है जो कि फेशियल नर्व है उसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है जो कि बाल पाल्सी के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट्स इज। कि जो नियोनेट्स हैं उसके लिए जो हम इंट्रावीनस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए जो कैनुला यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होता है? ऑप्शन है 24 गोज, 22 गोज, 20 गोज एंड 18 गोज। तो साथ में इमेज में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो कैनुलाज होते हैं उनका डिफरेंट साइज़ होता है, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कौन सा जो कैनुला है हम कौन से केस में यूज़ करते हैं? तो जो 16 गोज का कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है, और वो हम अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं और OT के अंदर यूज़ करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में। और जो 18 गोज का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और उसको हम अडल्ट्स के लिए ही यूज़ करते हैं। और किस लिए करते हैं? OT में ही यूज़ करते हैं। वैसे नॉर्मल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो OT की कंडीशन होती है ऑपरेशन थिएटर्स में बेसिकली यूज़ किया जाता है 18 का, कि हमें जो फ्लूइड है वो हाई अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है 20 गोज का। जो 20 गोज का पिंक कलर का होता है
वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल जो भी हॉस्पिटल में केस आता है और हमें आईवी फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करना है, तो हम 20 गोज का यूज़ करते हैं। 22 का कब यूज़ करते हैं? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर। और जो 24 गोज का जो इंट्रावेनस कैनुला होता है वो हम नियोनेटल बेबीज़ होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो 26 गोज का जो कैनुला होता है वो पीडियाट्रिक्स और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था नियोनेट्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो नियोनेट्स के लिए हम बेसिकली 24 गोज का जो कैनुला होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडम एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। क्या होता है कि जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, कुछ जो मेल्स होते हैं, मोस्टली मेल्स के अंदर कंडीशन देखी जाती है कि जो उनका थायराइड ग्लैंड के जो पास का एरिया होता है वहाँ पर एक उभार देखा जाता है, एक अलग से प्रोमिनेंस देखी जाती है, उसको एडम एप्पल बोला जाता है। तो वो किससे बना होता है? ऑप्शन है एपिग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन। तो जो एडम एप्पल होता है वो बेसिकली जो थायराइड कार्टिलेज होते हैं उनसे बना होता है। और जो एडम एप्पल होता है हम उसको कौन सा दूसरे नाम से जानते हैं? हम उसको लैरिंजियल प्रोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, प्रोमिनेंस। ठीक है, जो एडम एप्पल होगा उसको लैरिंजियल प्रोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। और बना किससे होता है? वो बना होता है थायराइड कार्टिलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज। कि जो क्लिनिकल डेथ होती है हम उसको, उसका सेकंड नेम है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन है बायोलॉजिकल डेथ, ब्रेन डेथ, लीगल डेथ एंड एक्सीडेंटल डेथ। तो जो क्लिनिकल डेथ होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कि ब्रेन डेथ। उसका सेकंड नेम जो होगा क्लिनिकल डेथ का वो कब होगा? जब कोई भी पेशेंट है अगर उसका जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद कर देता है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो हम उसको क्लिनिकल डेथ मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुस्मोल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद। कि जो कुस्मोल ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो कौन सी डिजीज कंडीशन से एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन है एटिलेक्टेसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस एंड हार्ट फेलियर। तो जो कुस्मोल ब्रीदिंग होता है वो एसोसिएटेड होता है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होती है उससे एसोसिएट करता है। होता क्या है कुस्मोल ब्रीदिंग में? कुस्मोल ब्रीदिंग इज ए डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। की जो सांसें होती हैं, जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो गहरी गहरी होती हैं और वो लेबर्ड होती हैं, वो खींच खींच के आती हैं। पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब क्या होता है? सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है और जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है उसमें बेसिकली जो ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाता है वो होता है कुस्मोल ब्रीदिंग। ठीक है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ब्रीदिंग इज फास्ट, रैपिड एंड शैलो। जो ब्रीदिंग होगी वो कैसी होगी? रैपिड होगी एंड शैलो होगी। और बट एज एसिडोसिस वर्सन, कि जैसे जैसे जो एसिडोसिस की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स कर जाती है तो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है? ग्रेजुअली बिकम डीप्स, बहुत ज़्यादा गहरी सांसें होती हैं। लेबर्ड एंड गैस्पिंग, कि क्या होता है कि खींच खींच के सांसें आती हैं। इट इज़ लेटर टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न दैट इज़ रेफर्ड एज कुस्मोल ब्रीदिंग। कि जो कुस्मोल ब्रीदिंग है वो बेसिकली रिलेटेड करता है किससे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। ठीक है, और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसके अंदर देखा जाता है कि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप होगी और क्या होगा? शैलो होगी एंड गैस्पिंग होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। कि जो अपेंडिक्स होती है अगर उसकी परफोरेशन हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्वेलिंग है वो देखी जा रही है, तो उसकी सबसे कॉम्प्लिकेशन कॉमन वो क्या होगी?
ऑप्शन है हेमरेज, पेरिटोनाइटिस, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनाइटिस में क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी किसकी, जो एब्डोमिनल वॉल्स होती हैं, एब्डोमिनल जो वॉल होंगी उसके अंदर इन्फ्लामेशंस देखी जाएगी। कब होगी वो, आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर ए न्यूबॉर्न वेटिंग 2 to 3 किलोग्राम्स। कि कोई न्यूबॉर्न है जिसका वेट है वो 2 से 3 किलोग्राम है, अगर हमें उसके लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो लगानी पड़ रही है तो उसका साइज़ है वो क्या होगा। ऑप्शन है 4.0, 3.0 to 3.50 एंड 2.50 एंड 5.0। तो बेसिकली अगर बच्चे का जो वेट है वो 2 से 3 किलोग्राम है और हमें एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो लगानी है तो उसका साइज़ क्या होगा, वो होगी 3 से 3.5 कितनी इंचेस की, ठीक है। तो चार्टिंग दी गई है नीचे कि जो बच्चा है अगर उसका जो वेट है वो कितना 1 kg से कितना कम है और जो उसका जेस्टेशनल एज है वो 28 वीक से भी कम है, तो ऐसे केस में जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होगी उसका साइज़ क्या होगा 2.5। अगर जो बच्चा है वो 1 से 2 किलो का है और जो उसकी जेस्टेशनल एज है वो 28 से 34 वीक्स है तो उसके अंदर जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उसका साइज़ होता है 3.0, ठीक है। और जैसा कि पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2 to 3 kg जो बच्चा है उसका वेट है तो उसके अंदर जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो हम यूज़ करते हैं 3.5। प्रेफरेंस दी जाती है 3.5 को, लेकिन अगर क्या होता है कि 3.5 की जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो प्रेजेंट नहीं है तो हम 3.0 की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। कि जो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो किसके अंदर देखा जाता है। ऑप्शन है फ्लेयल चेस्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, कार्डियक टेम्पोनेट एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की। तो जो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारा चेस्ट मूवमेंट होता है एट द टाइम ऑफ क्या, जब भी हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट मूवमेंट होती है उसके अपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी चेस्ट है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी, लेकिन अगर जो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो जो हमारी चेस्ट का जो मूवमेंट है वो आउटसाइड दिखाई देगा, और अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट है वो अंदर की तरफ धंसती हुई दिखाई देगी। ऐसा कब होगा, तो वो कंडीशन होगी फ्लेयल चेस्ट। फ्लेयल चेस्ट जो होती है उसके अंदर क्या देखा जाता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लेयल चेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, कि जो फ्लेयल चेस्ट है वो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो रिब्स होती हैं, ठीक है, जो रिब्स होंगी वो ब्रोकन होंगी, और ब्रोकन होने की वजह से जो नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट है उसको अफेक्ट करेंगी। जो चेस्ट का मूवमेंट है नॉर्मली जो होना चाहिए उसको अफेक्ट करेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है वो दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पेशेंट विद ए लीवर फेल हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। कि कोई पेशेंट है
जिसके अंदर लीवर फेलियर देखा जा रहा है और पेशेंट है उसको अडीमा की कंडीशन है। अडीमा क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कौन सी जो मेडिकेशन है वो दी जाएगी? ऑप्शंस हैं डायूरेटिक, लैक्सेटिव्स, एंटी डायूरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर। तो जो अडीमा की कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो गया है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, तो हमें जो फ्लूइड है उसको रिमूव करना है। तो फ्लूइड कैसे रिमूव होगा? उसके लिए हम एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक्स, ठीक है। जो डायूरेटिक्स देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन के साथ में जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा और जो अडीमा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल? कि जो साल्बुटामोल मेडिकेशन है उसका साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मसल ट्रिमर्स, सिडेशन, पैल्पिटेशन एंड नर्वसनेस। तो जो साल्बुटामोल है उसके साइड इफेक्ट्स में बेसिकली मसल्स के अंदर ट्रिमर्स भी देखे जाते हैं, नर्वसनेस भी होती है पेशेंट को, एंड जो उसके अंदर जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है, पेशेंट पैल्पिटेशन फील करता है, बट जो सिडेशन होती है वो नहीं होती है, ठीक है, कि उसको कि बेहोशी जैसा नहीं लगता है साल्बुटामोल जब पेशेंट लेता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा सिडेशन इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट है उसको हम सेकेंड नेम है किससे जानते हैं? ऑप्शन है हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। तो जो ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट होता है उसको बेसिकली जाना जाता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्कैपुला होती है, ठीक है, जो स्कैपुला बोन होगी उसका तो क्या ग्लीनोइड पार्ट होगा और जो क्या होगी ह्यूमरस होगी, ठीक है, उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, वो आपस में ज्वाइन करते हैं और क्या होता है इट्स ए काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या होता है कि हम जो अपनी हैंड की मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से 360 है, हम अपने हाथ को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लीनो ह्यूमेरल जॉइंट है उसको शोल्डर जॉइंट भी बोला जाता है। एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग क्लास को। नेक्स्ट इज एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज, कि कोई पेशेंट है वो हिपेरिन है उसको ले रहा है, तो उसके लिए जो क्या है एंटीडोट है वो क्या होगा? ऑप्शन है विटामिन के, प्रोटामीन सल्फेट, अमीनो कार्पोइक एसिड एंड अमीनोडेरोन। तो अगर पेशेंट है हिपेरिन ले रहा है तो उसके लिए जो एंटीडोट होगा वो होगा प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। जो प्रोटामीन सल्फेट होगा वो एंटीडोट होगा हिपेरिन का। और बात कर लेते हैं विटामिन के की। अगर पेशेंट है वारफेरिन की थेरेपी के ऊपर है, ठीक है, वारफेरिन है वो ले रहा है, तो अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम एंटीडोट के रूप में देते हैं विटामिन के को। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो वारफेरिन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी और हमें उसको क्या एंटीकोगुलेंट जब हम दे रहे हैं उसको, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको जो वारफेरिन है वो एडमिनिस्टर नहीं करना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, कि जो वाइटल स्टैटिक्स होते हैं उसका कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन है बर्थ रेट,
मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, एजुकेशनल रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो वाइटल स्टैटिक्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर की जितनी भी बर्थ हुए हैं, कितनी कोई डिजीज़ कंडीशन चल रही है, उससे कितने लोग हैं वो अफेक्टेड हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, और क्या उस एरिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो सब कैलकुलेट करता है, उसका स्टैटिक्स बना के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें उस एरिया का हेल्थ स्टेटस है वो पता चलता रहता है। तो लेकिन जो एजुकेशनल रेट होता है वो वाइटल स्टैटिक्स है वो कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीडी फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज, कि क्या होता है कि हमें ट्यूबरकुलिन के टेस्ट से पहले हमें क्या है पीपीडी एडमिनिस्टर करना होता है। पीपीडी क्या होता है? इट्स प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं। तो हम कहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्टर है वो क्या होगा? ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस। तो जो हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स एडमिनिस्टर करते हैं उसको हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, वो हम करते हैं इंट्राडर्मल, स्किन का जो नीचे का पार्ट होता है हम वहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय, कि जो सर्विक्स है उसकी राइपनिंग को हम किससे चेक करते हैं? ऑप्शन है बिशप स्कोर, अपगार स्कोर, डाउनी स्कोर, न्यू बेलार्ड स्कोर। तो जो सर्विक्स की राइपनिंग है हम उसको चेक करेंगे किससे? बिशप स्कोर से। जो बिशप स्कोर होता है वो हमें क्या दिखाता है कि जो सर्विक्स है उसकी जो जितनी राइपनिंग हो गई है उससे जो बेबी की डिलीवरी है वो ईजिली हो पाएगी। तो उसको हम चेक करते हैं कि जो सर्विक्स है वो प्रिपेयर है क्या नहीं, तो वो बिशप स्कोर से चेक करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपगार स्कोर की। जो अपगार स्कोर होता है जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद चेक किया जाता है, उसमें हमें जो बेबी है उसकी वेलनेस को पता चलता है कि जो नियोनेट है उसकी वेलनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अपगार स्कोर का यूज़ करते हैं। जो डाउनी स्कोर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम? कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ठीक है, पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और एट दैट टाइम हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमेट्री है या फिर क्या है जो क्लिनिकल इवेल्युएशन करते हैं वो नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में हम डाउनी स्कोर का यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है न्यू बेलार्ड स्कोर। जो न्यू बेलार्ड होता है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? वो बच्चों के अंदर जो उसकी फिजिकल, ठीक है, जो नियोनेट्स होते हैं उसकी जो फिजिकल होती है, फिजिकल एंड जो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को देखने के लिए कि जो बच्चा है वो फिजिकली कितना एक्टिव है और जो उसकी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी मैच्योरली वो कर पा रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम न्यू बेलार्ड स्कोर है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्विक्स की राइपनेस को चेक करते हैं हम किससे, तो वो हम चेक करेंगे बिशप स्कोर से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन, कि हमने कोई ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर किया है, डिहाइड्रेशन के केस में हम यूज़ करते हैं, हमने फ्रेशली उसको प्रिपेयर किया है तो हमें वो कितने टाइम के अंदर अंदर यूज़ कर लेना चाहिए? ऑप्शन है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो जो ORS का सॉल्यूशन है वो हम विद इन 24 आवर्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है
तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद में हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। कि कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया हुआ है और उसकी कंडीशन वह बहुत सीवियर है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कौन सी ड्रग है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शन है क्विनीन, आर्टिसोनेट, प्रीमाक्वीन एंड क्लोरोक्वीन। तो अगर पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट है और उसकी जो कंडीशन है वो सीवियर है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी आर्टिसोनेट। ठीक है, आर्टिसोनेट जो ड्रग है वो हम यूज़ करेंगे सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो कोप्लिक स्पॉट्स हैं वो कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर देखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन है चिकन पॉक्स, पर्टूसिस, कोलेरा एंड मीजल्स। तो जो कोप्लिक स्पॉट्स हैं वो देखे जाएंगे कौन सी कंडीशन के अंदर, मीजल्स के अंदर देखे जाते हैं। जो मीजल्स होता है उसको हम रूबियोला भी बोलते हैं। मीजल्स के अंदर सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं, हाई फीवर देखा जाता है, रनी नोज देखी जाती है एंड सबसे वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कोप्लिक स्पॉट्स हैं इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर में ऐसे जैसे इमेज में दिखाया गया है कि सेंटर से वाइट और जो बाकी जो सराउंडिंग एरिया है वो रेड कलर के स्पॉट्स हैं वो देखे जाते हैं। रेड ब्लैची रेसेस फर्स्ट अपीयरिंग ऑन द फोरहेड। क्या होगा, जो हमारा माथा होता है उसके ऊपर सबसे पहले लाल कलर के जो दाने हैं वो दिखाई देते हैं, और जो आंखें होती है इन्फ्लेम्ड एंड रेड आइज, सूजी होती हैं और जो उनका कलर हो जाता है वो लाल हो जाता है। और क्या क्या देखा जाता है मीजल्स में, शॉर्ट थ्रोट एंड हैकिंग कफ, कि जो गला है वो रुक जाता है, ऐसा गला खराब हो जाता है, और जो खांसी है वो भी हैकिंग कफ देखी जाती है। और क्या होता है, रेसेस अपीयर्स बिहाइंड द ईयर्स देन स्प्रेड ओवर द हेड एंड फेस एंड देन द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। कि जो रैशेस होते हैं बॉडी के ऊपर जैसे ये दिखाए गए हैं धब्बे कलर जैसे लाल रंग के दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, वो सबसे पहले देखे जाते हैं बिहाइंड द ईयर्स, कान के जो पीछे का एरिया है वहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद में जो फेस है, हेड है और जो बाकी की ट्रंक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे और बाकी एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर धीरे धीरे करके फैल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोप्लिक स्पॉट्स हैं वो देखे किस में जाते हैं, कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है, तो वो है मीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ड्रग मे क्योज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया है कि यहाँ पूछा जाता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो कौन सी ड्रग की वजह से होता है। ऑप्शंस हैं क्लोरमपेनिकोल, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सी मेडिकेशन की वजह से होगा, तो जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो क्योज होता है क्लोरमपेनिकोल की वजह से। जो क्लोरमपेनिकोल जो मेडिकेशन है उसका साइड इफ़ेक्ट माना जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। होता क्या है ग्रे बेबी सिंड्रोम में, ग्रे बेबी सिंड्रोम इंट्रावीनस यूज़ ऑफ क्लोरमपेनिकोल, जो क्लोरमपेनिकोल है उसका हम इंट्रावीनस यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो देखा जाता है। दिस क्योज सेवरल एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग हाइपोटेंशन एंड साइनोसिस। क्या होता है इसकी वजह से, जो बेबी है उसके अंदर हाइपोटेंशन देखी जाएगी और जो साइनोसिस है उसकी जो बॉडी है वो क्या ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्लूइश दिखाई देगी। दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूजिंग द ड्रग एट रिकमेंडेड डोज। हमें क्या पता है कि टॉक्सिसिटी की वजह से ही हो रहा है, तो हमें जो ड्रग है उसको जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसी हिसाब से देना है। और जो ब्लड लेवल्स हैं, जो हाइपोटेंशन का केस होता है तो ऐसे में हमें जो ब्लड लेवल्स है उसको मॉनिटर करना होता है। जो बेबी है उसकी जो बॉडी है वो ग्रेइश कलर की दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरेंजियल कैंसर इज, कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर जो लैरेंजियल कैंसर है वो देखा गया है, तो उसके अंदर जो सबसे अर्ली मैनिफेस्टेशन है, जो अर्ली साइंस हैं, वो क्या होगा? ऑप्शन है स्टोमेटाइटिस, हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई पेशेंट है जिसके अंदर लैरेंजियल कैंसर है वो डायग्नोज हुआ है, या फिर अभी जो पेशेंट है उसके अंदर कि उसको लग रहा है कि उसके कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या अर्ली मैनिफेस्टेशन होगी? तो जो उसकी वॉइस है वो चेंज हो जाएगी, जो आवाज़ है उसकी टोन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है वो दिखाई देती है सबसे पहले लैरेंजियल कैंसर में, जो आवाज़ का भारीपन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय, कि जो नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन है स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड्स। तो जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उसको रेगुलेट करता है कौन? स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, कि जैसे ही कोई भी नर्स है वो अपना जो भी जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करती है, जब वो अपना एक प्रॉपर कोर्स कर लेती है, प्रॉपर ट्रेनिंग कर लेती है, तो उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। जैसे कि अगर कोई नर्स है वो हरियाणा से क्वालिफाई है, उसने अपना कोर्स किया है, तो जो HNRC है वो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि वो आगे अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकती है। तो जो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट है वो ही क्या रेगुलेट करेगा? प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, कि कोई पेशेंट है उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? ऑप्शन है स्टार्ट DNS इमीडिएटली, स्टार्ट कोलोइड्स इमीडिएटली, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज एंड रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली। तो कोई पर्सन है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो उसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होगा कि हमें इमीडिएटली जो RL सॉल्यूशन होता है उसको स्टार्ट कर देना होता है। स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज, कि कोई इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखी जा रही हैं बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन है रेनिन, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड थायरोक्सिन। तो जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो देखी जाती है किसकी? हिस्टामिन की। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इज। ऑप्शन है लिपेप्सलूप, टी कॉपर 380A, प्रोजेस्टर्ट एंड लिवोनोजेस्ट्रॉल। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप देंगे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उससे एक क्लास पहले मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं उसकी जो जनरेशन्स हैं उसके बारे में पढ़ाया था। तो आपको कितना याद है कितना नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आज के लिए थैंक यू।